हम सब ये जानते हैं कि नोट सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में छपते हैं, लेकिन कितने नोट छापने हैं ये तय कैसे होता है? क्या इसके लिए कोई नियम है, कोई फॉर्मूला है? आखिर कौन तय करता है कि कितने नोट छापने? इन सवालों के उत्तर अगर आपको नहीं मालूम तो अंधेरे में हैं आप। अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो अमेरिका के साथ भी होने वाला है और भारत के साथ भी। जिस तरीके से वेनेजुएला जैसे देश ने एक सीमा से अधिक नोट छापकर अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर डाला, वो खतरनाक संकेत दे रहा है। उस देश में इन्फ्लेशन, महंगाई बेहद बढ़ गई है, वहाँ की करेंसी की कीमत बुरी तरह गिर गई है, कोई वैल्यू नहीं वहाँ के नोटों की अब। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ही करतूत खुद अमेरिका ने भी की है 2008 और उसके बियॉन्ड, जिसका असर दुनिया के हर देश और भारत पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि हर देश फंड रिजर्व के रूप में डॉलर ही जमा करता है। लेकिन दुख की बात है कि इस खबर को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। शायद इस खबर में उनके इनफ सनसनी नहीं है। कितनी बड़ी आयरनी है, विडंबना है। जिन रुपयों को कमाने के लिए हम अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से को दांव पे लगा देते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि ये पूरा मॉनेटरी सिस्टम, पैसों का ये पूरा कारोबार कितने रिस्क में, खतरे की सीमा के बेहद ऊपर काम कर रहा है। ये बेहद गहरी बात है दोस्तों, और इसे समझने के लिए हमें मॉनेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा, ताकि इस बेहद बड़े लूप होल का पर्दाफाश हो सके, जिसके एवज में सरकारें और सेंट्रल बैंक्स देश की जनता को अंधेरे में रख रहे हैं। आज से सैकड़ों साल पहले जब इंसानों ने चीजों को खरीदना बेचना शुरू किया, तो पैसों की जगह चीजों की अदला बदली हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम, कमोडिटी के बदले कमोडिटी, चावल के बदले शहद। उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम और ज्यादा एडवांस हुआ। चीजों को खरीदने के लिए मेटल्स इस्तेमाल किए जाने लगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग चीजों को पैसों की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर आया वो वक्त जब राजा महाराजों और दुनिया भर की रियासतों ने तय किया खुद के सिक्कों का चलन चलाना। उन सिक्कों की एक खासियत हुआ करती थी कि एक सिक्का अगर सोने का है तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती थी जितना सोना उसमें इस्तेमाल किया जाता। यानी कि 100 के सिक्के में 100 रुपए का सोना हुआ करता था एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन फिर शुरू हुआ पावर का खेल। राजा महाराजा जानते थे कि उनके पास सोना सीमित है। अगर सोने का कोई भंडार मिल जाता या युद्ध में लूटा हुआ सोना मिल जाता, तब तक सब कुछ ठीक चलता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सिक्कों की कमी हो जाती। इसलिए राजों महाराजों ने शुरू की मिलावट। सिक्के पे 100 रुपए लिखे होते, लेकिन सोना 50 रुपए का होता एग्जाम्पल के लिए। ये बैड मनी थी, और जब बैड मनी सिस्टम में आ जाती है तो ये गुड मनी को सिस्टम से बाहर कर देती है। ये ग्रिशम्स लॉ ने पहले ही बता दिया है। और ये सिस्टम भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि लोगों का बिलीफ इशूइंग अथॉरिटी यानी कि राजा महाराजाओं से उड़ गया था। और फिर आई आज की करेंसी, मॉडर्न मनी। हर देश अपने नोट, अपनी करेंसी छापने लगा। ये मॉनेटरी सिस्टम स्टेबल था, इजी टू यूज था और सही चल रहा था। उस वक्त नोट छापने का एक कॉमन रूल हुआ करता था, जो हर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री इस्तेमाल करती थी। नोट उतने ही छापे जाते जितनी ट्रेजरी में सोना होता। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी सरकार के पास 1 टन सोना होता तो वो सिर्फ 1 टन सोने की वैल्यू के जितने नोट करेंसी छाप सकती थी, उससे ज्यादा नहीं। इस मॉनेटरी सिस्टम में करेंसी कन्वर्टेबल थी। भारत समेत अमेरिका जैसे हर बड़े देश में यही सिस्टम चलता था। लेकिन फिर आया अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का 1971 वाला बड़ा फैसला, जिसने कन्वर्टेबल मनी को नॉन कन्वर्टेबल कर दिया। यानी कि अब अमेरिकी सरकार को अपने फेडरल रिजर्व्स में नोटों के बराबर का सोना रखने की बाध्यता खत्म कर दी गई। यानी सोना चाहे कितना भी हो सरकार की ट्रेजरी में, लेकिन सरकार और सेंट्रल बैंक अथॉरिटी अमेरिका के केस में फेडरल रिजर्व, ये जितनी मर्जी चाहे नोट छाप सकते थे। अब डॉलर की वैल्यू सोने से कनेक्टेड नहीं थी। अमेरिका मॉनेटरी सिस्टम अब फ्लोटिंग सिस्टम बन चुका था। और धीरे धीरे अमेरिका की देखा देखी, और चूंकि डॉलर को स्टैंडर्ड माना जाता था और दुनिया के बाकी देश भी डॉलर को एक्सचेंज रेट का मानक मानते थे, इसलिए सारे देश देर सवेर इसी फ्लोटिंग मॉनेटरी सिस्टम के अधीन आ गए। भारत ने सिस्टम को 1993 में अपना लिया। अब इस नए मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में नोट छापने की कोई सीमा किसी नियम से बंधी हुई नहीं थी। सरकारें और सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज चाहती तो जितने मर्जी चाहे नोट छाप सकती थी। लेकिन मनी की एक प्रैक्टिकल परिभाषा है, इट शुड बी स्कार्स। पैसे हमेशा कम होने चाहिए, नहीं तो कोई मेहनत नहीं करेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। फर्ज कीजिए अगर पैसे जरूरत से ज्यादा छाप दिए जाए तो पैसे फिर सभी के पास होंगे, तो कोई काम क्यों करेगा? अगर पैसों का पेड़ उगाए तो किसान खेत में मेहनत कर अनाज क्यों उगाएगा? वो तो पैसे उगाएगा। और जब सबके पास भरपूर पैसे होंगे तो फिर खेतों में मेहनत कर अनाज कौन उगाना चाहेगा? पैसा सबके पास होगा लेकिन अनाज नहीं। और फिर सप्लाई एंड डिमांड रूल के आधार पर जिस चीज की कम सप्लाई होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी अनाज की ज्यादा और रुपए की कम। इसे डीवैल्यूएशन ऑफ मनी कहा जाता है, जब करेंसी की परचेसिंग पावर घट जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसीलिए सरकारें एक सीमा से ज्यादा नोट नहीं छापती। और जिन देशों ने, जिन सरकारों ने ऐसा किया, उनकी करेंसी का आज कोई मोल नहीं। और साथ ही उन देशों में महंगाई ऊंचाई की हर सीमा पार कर चुकी है।
एग्जाम्पल के लिए वेनेजुएला, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे, जहाँ के नोटों की लोग टोपियां बना रहे हैं, उन पर पेंटिंग कर रहे हैं क्योंकि करेंसी का कोई मोल ही नहीं रहा। इसलिए कितनी करेंसी छापनी होगी एक देश के लिए, उस देश की सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज तय करती। जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व और भारत में RBI। ये सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज सरकारों से ज्यादा बड़ा प्रभाव रखती है, क्योंकि अगर सरकारों के हाथ में डिसीजन छोड़ दिया जाए तो चुनावी कैंपेनों में किए गए अपने वादों को पूरा करने के चक्कर में ये सरकारें एक्स्ट्रा नोट छाप सकती हैं, युद्ध लड़ने के लिए फंड रेज कर सकती हैं, और इससे न सिर्फ देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, बल्कि हिंसा भी भड़क सकती है। इसीलिए कितने नोट छापते हैं ये सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज तय करती है। सरकार इसमें दखल दे सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में, लेकिन सीधे तौर पे नहीं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा लूप होल है। जापान के सेंट्रल बैंक ने 1998 में एक अलग ही नियम डिवाइस किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि देश में अगर मंदी हो तो सरकारें सेंट्रल बैंक अथॉरिटी के साथ मिलकर एक्स्ट्रा करेंसी छाप सकती हैं और इस पैसे को मार्केट में लोन के रूप में अवेलेबल कराया जा सकता है, जिससे इकोनॉमी में फिर से जान फूकी जा सके और रिसेशन, मंदी से उबरने में हेल्प मिले। ऐसा जापान में हो भी चुका है, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल 2008 में देखा गया, जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भुगते आ रहे हैं। 2008 में आए ग्लोबल रिसेशन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए, कई उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। उस वक्त अमेरिकी सरकार ने इतिहास की सबसे बड़ी क्वांटिटेटिव ईजिंग का नमूना पेश किया। $700 बिलियन की नई करेंसी छापी गई और उसे लोन पे देने के लिए अवेलेबल करा दिया गया। ये डॉलर की डिवैल्यूएशन की ओर पहला कदम था दोस्तों, लेकिन उन $700 बिलियन से ऐसा माहौल बना कि मंदी के दिनों में भी स्टॉक मार्केट ऊंचाइयां छूने लगा। लेकिन ये $700 बिलियन वो रकम थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये जस्ट प्रिंट की गई थी। कायदे से ये रियल मनी नहीं थी। आशा ये की जा रही थी कि इन $700 बिलियन से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी डूब चुके उद्योगों और कंपनीज को सिर्फ पैसों के सहारे नहीं उठाया जा सकता। वो 2008 था और आज 2020। तब से अब तक कई साइकिल्स इस क्वांटिटेटिव ईजिंग के चल चुके हैं और चल रहे हैं अमेरिका में, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि ये डॉलर एक्सचेंज करेंसी है दुनिया के लगभग हर देश के लिए। ये कितना खतरनाक है ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका वही कर रहा है जो वेनेजुएला ने किया, बस अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। असर उन्हें कुछ देर बाद समझ आएगा, और ऐसा ही भारत में भी हो रहा है। अगर ना हो रहा होता तो इन्फ्लेशन, महंगाई साल दर साल नहीं बढ़ती। महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब रुपयों की परचेसिंग पावर कम हो रही और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आपको वो राजा महाराजा के सिक्कों वाली बात तो याद है ना, जहाँ 100 रुपए के गोल्ड कॉइन में 100 रुपए की जगह 50 रुपए का गोल्ड डाला जाने लगा था। मंदी से उबरने के लिए छापे जाने वाले नए नोट भी उसी 100 रुपए के सिक्कों के समान माने जा सकते हैं, जिसमें गोल्ड सिर्फ 50 रुपए का है। और अब हम उस एरा में आ चुके हैं जहां मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम फेल होने की कगार पर है, और 2008 में पड़ी वैश्विक मंदी से शायद पहले ही विश्व की अर्थव्यवस्था लाइफ सपोर्ट पर चली गई, जो 2020 में और ज्यादा दयनीय हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में ये पूरा करेंसी वाला मॉनेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा। डॉलर बुरी तरह लुढ़क सकता है और रुपया औंधे मुंह गिर सकता है, महंगाई आसमान छू सकती है। तो आखिर इसका उपाय क्या है? इकोनॉमिस्ट की माने तो क्रिप्टो करेंसी मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम को क्रैश करने से बचा सकती है। ड्यूश बैंक, दुनिया की एक रेप्यूटेड नामी गिरामी फाइनेंशियल कंपनी का कहना है कि आने वाले दशक में करंट मॉनेटरी सिस्टम में मौजूद करेंसी को क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी। क्रिप्टो करेंसी की वो आखिरी चीज है जो विश्व की अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। हम बताते हैं क्यों। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वर्चुअल फॉर्म ऑफ मनी। खासियत ये है कि करेंसी मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन से एनकोडेड होती है, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को ना तो डुप्लीकेट किया जा सकता है और ना ही इसे डबल यूज किया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो भी नई करेंसी नहीं छाप सकती। इसीलिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पे रोक लगाई जा सकती है। साथ ही आप ये नहीं जान सकते कि एक नोट जो करेंसी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किन किन हाथों से गुजर गया है, या हम ये भी नहीं जान सकते जो डिजिटल मनी आजकल हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भी हम ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की एक एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेव होती है, तो इसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को फोर्ज करना, फेक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी वो करेंसी जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि विश्व की अर्थव्यवस्था फाइनली गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज के प्रभाव से पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाए। और ये आम लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी होगी दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी ही भविष्य है और हाल ही में इस पे लगा बैन हट चुका है भारत में भी। अब क्रिप्टो करेंसी और उसकी ट्रेडिंग लीगल है। आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का ही होने वाला है, और क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो जब यूज आएगी तो गरीब भी अमीर होने का सपना देख पाएगा। ये कैसे होगा, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम